अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम देखा। एनर्जी बैंड डायग्राम किसी भी सॉलिड मटेरियल के लिए क्या होता है, इस पे हमने पूरा डिस्कशन किया। और जितने भी टाइप्स के मटेरियल होते हैं जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों के लिए हमने एनर्जी बैंड डायग्राम को डिस्कस किया। और एनर्जी बैंड डायग्राम से हमें ये आइडिया लग गया था कि जो एनर्जी बैंड डायग्राम में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होगा, वो गैप जितना ज्यादा होगा उस मटेरियल की कंडक्टिविटी उतनी क्या होगी, पुअर होगी। अगर हम बात करें कंडक्टर की या मेटल की, तो इसमें गैप बिल्कुल नहीं था, एनर्जी गैप जीरो था, इवन रूम टेम्परेचर पे ओवरलैप कर रहा था। इंसुलेटर में गैप की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेमीकंडक्टर के केस में ये जो एनर्जी गैप था ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब था। तो मैंने तुमको सेमीकंडक्टर मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स भी बताएं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन में एनर्जी गैप की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में एनर्जी गैप की वैल्यू एट रूम टेम्परेचर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतनी होती है। और इन दोनों डेटा से हमें ये आइडिया लग गया कि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी जर्मेनियम की कंडक्टिविटी से क्या होगी, कम होगी। कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इज लेस देन कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस पूरे यूनिट में सेमीकंडक्टर पे डिस्कशन करना है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए हम हमेशा सिलिकॉन यूज करते हैं, जबकि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी जर्मेनियम की कंडक्टिविटी से कम है, लेकिन फिर भी मोस्टली हम यूज करते हैं सिलिकॉन। उसका रीजन है, मैं तुम लोगों को बता दूंगा। अभी फिलहाल हम ये समझेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो मोस्ट पॉपुलर मटेरियल होता है वो होता है सिलिकॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं हम लोग, या हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, वो सब मैक्सिमम सिलिकॉन से ही डिजाइन किए होंगे। ठीक, जबकि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी जर्मेनियम की कंडक्टिविटी से क्या है, कम है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। और अभी मैं थोड़ी देर बाद तुमको ये बता दूंगा कि क्यों हम सिलिकॉन ही यूज करते हैं, जर्मेनियम क्यों नहीं यूज करते। फिलहाल हम फिर से एनर्जी बैंड डायग्राम पे आते हैं। मैंने बताया था कि ये जो गैप होता है, ये गैप डिसाइड करता है कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी हमेशा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की वजह से कंट्रीब्यूट होती है। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है मींस कंडक्टिविटी होगी, और अगर कंडक्शन बैंड खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां कंडक्टिविटी क्या होगी, जीरो होगी। ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया। तो मैंने ये बताया था कि ये जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते कहां से हैं, वैलेंस बैंड से। बताया था मैंने कि वैलेंस बैंड से ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उनको एक गैप क्रॉस करना होता है, ईजी। अगर उस गैप के इतना या उससे ग्रेटर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हम दे दें, तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी। तो इस बात का मतलब एक ये भी हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था तो वो अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में था। ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सेल, और ये हो गया वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल का ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के जाएगा। सपोज यहाँ एक कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिल जाए तो ये इस न्यूक्लियस को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और सेमीकंडक्टर के केस में अगर कोई इलेक्ट्रॉन
अपनी जगह छोड़ के आता है, मींस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आता है, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक नया चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। होल पे चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज इतनी होती है, मींस प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट होल प्रोटॉन से डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से कोई कंडक्शन नहीं होता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता है, वो न्यूक्लियस में होता है, उसका मास बहुत ज्यादा होता है। लेकिन होल एक मूविंग पार्टिकल है, जिसकी वजह से कंडक्शन या करंट कंट्रीब्यूट होता है सेमीकंडक्टर के अंदर। अब इस वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, इससे इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था तो ये न्यूक्लियस से अटैच्ड था। भाई जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो ये अपने न्यूक्लियस से क्या है, अटैच्ड है, और जब वो फ्री हो गया, अपने न्यूक्लियस को छोड़ के चला गया, तो वो न्यूक्लियस से क्या हो गया, डी अटैच्ड हो गया। तो बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा, न्यूक्लियस से अटैच्ड होगा, तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन का, उस इलेक्ट्रॉन का अपने न्यूक्लियस के साथ क्या है, बॉन्डिंग है। ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाए या वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो गई, ये जो बॉन्डिंग है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना या बॉन्ड का ब्रेक होना, इन दोनों बातों का एक ही तात्पर्य है। बात समझ में आई? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना या बॉन्ड का ब्रेक होना, इन दोनों बातों का मीनिंग एक ही है। तो जब भी कहीं मैं बोलूं बॉन्ड ब्रेक किया, तो तुम समझ जाना कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। इस प्रक्रिया को हम एक प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। अब इसको समझते हैं क्यों इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन बोलते हैं। बच्चों जब बॉन्ड ब्रेक होगा या वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करेगा, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वैलेंस बैंड में एक होल मिलेगा। भाई जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे था, और इसको बनाते हैं यहां पे, समझते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे था, इसको आप मत देखिए, सिर्फ इसको देखिए, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था तो कंडक्शन बैंड खाली था और किसी भी प्रकार का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या होल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर गया, या हम यूं कह लें कि बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग है न्यूक्लियस से वो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिला और एक क्या मिला हमको, होल मिला। तो बॉन्ड के ब्रेक होने से हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल मिला। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन भी बोलते हैं। मींस वैलेंस बैंड का कंडक्शन बैंड में जंप करना, बॉन्ड का ब्रेक करना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेट होना, इन तो तीनों बात का मीनिंग एक ही है। आया समझ में? फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया, और ऐसा तब हुआ जब बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक हुआ इसका मतलब पक्का है कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप किया है। तो ये वाला जो शब्द है ये सब लोग याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। और कभी भी बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन एक साथ हमेशा होगा, कभी भी सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं होल बना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के आ रहा है तो निश्चित तौर पे वहां पे क्या क्रिएट कर रहा है, होल क्रिएट कर रहा है।
इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, मैं बार बार फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो आप समझ जाओगे फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। हमेशा इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ जनरेट होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं। आए समझ में? तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, बॉन्ड का ब्रेक होना, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जम करना, इन तीनों बातों का एक ही मीनिंग है बच्चों। ठीक, अब इसका जरा रिवर्स प्रोसेस समझते हैं। अभी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जम किया, किसी तरीके से एनर्जी प्राप्त करके। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, इस सेमीकंडक्टर मटेरियल पे लाइट इंसिडेंट करा दिया, लाइट। और सब बच्चे जानते हैं लाइट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है। तो जब लाइट इस पे इंसिडेंट कराएंगे इस सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, तो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल का वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन उस लाइट से एनर्जी गेन करेगा और वो कंडक्शन बैंड में जम कर जाएगा। अब इसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो क्या होगा भाई? इसका रिवर्स प्रोसेस होगा कि कंडक्शन बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भी आ सकता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाता है। ये सब बच्चे जानते हैं, हम फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग। ट्वेल्थ के सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से या लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाता है, मींस अपर एनर्जी लेवल में जाता है। यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, या यहां से यहां आ सकता है, कहीं भी जा सकता है अगर वो एनर्जी गेन करता है। बट उसका जो जाने का सेंस होगा वो लोअर टू हायर होगा, अपर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक, तो जब वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो वहां पे बहुत कम देर तक ही रुकता है, वो तुरंत फिर से अपने लोअर स्टेट में आने की कोशिश करता है या अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो बच्चों, जब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, मतलब लोअर लेवल ऑफ एनर्जी से अपर एनर्जी लेवल ऑफ अपर एनर्जी लेवल पे गया, तो वो एनर्जी ऑब्टेन किया, मतलब कहीं से एनर्जी उसको मिली, तब वो ऐसा किया, लोअर से हायर गया। लेकिन ये यहाँ ज्यादा देर टिकता नहीं है, वो तुरंत कहाँ चला जाएगा? वैलेंस बैंड में। तो जब बच्चों, जब कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आएगा तो आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे कोई होल है और ये इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में आ रहा है, तो हो सकता है कि इस होल के साथ क्या हो जाए? रिकम्बाइन हो जाए, इस होल के साथ ये मिल जाए। और जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल डिसअपियर हो जाएंगे। बात को समझिएगा एक बार फिर से। मैंने कहा कि अगर कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है तो हो सकता है वो किसी होल के साथ मिल जाए, और जब वो होल के साथ मिल जाएगा तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। उसका कारण है क्योंकि होल बच्चों होता है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि होल इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर उस वैकेंसी को किसी इलेक्ट्रॉन ने फिलअप कर दिया, उस वैकेंसी पे, उस जगह पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो ही जाएगा, होल भी खत्म हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। इसको हम बॉन्ड के तरीके से समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ रहा था तो क्या हो रहा था? बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। उस बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा था और एक होल मिल रहा था। अब सोचो, अगर कोई कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन, सपोज ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो कंडक्शन बैंड में होता है, ये इस होल के साथ मिल जाए,
तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ मिल जाएगा तो इस होल को खत्म कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी है और ये वैकेंसी इलेक्ट्रॉन ने भर दिया है। इस बात को हम इस सेंस से भी समझ सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ मिल रहा है तो बॉन्ड क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। बात समझ में आई? भाई जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा था तो बॉन्ड टूट रहा था, और जब इसी का जस्ट रिवर्स क्या होगा, जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको फोटो डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड पढ़ाऊंगा तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, और इसी कॉन्सेप्ट पे लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी जिसको बोलते हैं, और फोटो डायोड वर्क करते हैं। इसलिए सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सटर्नल एजेंट से एनर्जी लेना होता है, या वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। लेकिन जब उल्टा होता है, इसका इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है कि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान बॉन्ड कंप्लीट होता है, बॉन्ड बनता है। बात समझ में आई? जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा था तो उसको एनर्जी देना पड़ रहा था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। बात समझ में आई? एक बार मैं यहां बनाता हूं फिर से। मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया। मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल हाइयर है और यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या है, लोअर है। इसकी एनर्जी घट रही है क्योंकि ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है। इसकी एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। तो ये जो घटी हुई एनर्जी है वो कहाँ जा रही है भाई, वो रेडिएट हो जाएगी। और किस फॉर्म में रेडिएट होगी, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट। बात समझ में आई? तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और इसी को हम लोग फोटोन बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। फोटोन मींस पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये देखिए हीट और लाइट के फॉर्म में मिल रहा है, और इस प्रक्रिया के दौरान बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट द बॉन्ड। और जब बॉन्ड कंप्लीट होगा तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो हमारे सामने दो शब्द आ गए, दो टर्म्स आ गए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन और दूसरा रिकॉम्बिनेशन। इसको एक बार समराइज करते हैं फटाफट। भाई हमने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन बताया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, और दूसरा बताया रिकॉम्बिनेशन। दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन में बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो इस प्रक्रिया में बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। या वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है, कंडक्शन बैंड में जंप करता है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है ना। एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है ताकि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जंप कर जाए। ठीक है, और ऐसा जब होता है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट करता है, और दैट वैकेंसी इज नोन एज होल। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन होल पेयर जन्म लेंगे, जनरेट होंगे। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करेगा, कंडक्शन बैंड से कहां जंप करेगा, वैलेंस बैंड में करेगा। इस दौरान बॉन्ड बनेगा,
मेकिंग द बॉन्ड, बॉन्ड बनेगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉन और होल डिसअपीयर हो जाएंगे, आया समझ में। और जब इलेक्ट्रॉन होल डिसअपीयर होंगे तो बॉन्ड कंप्लीट होगा, बॉन्ड कंप्लीट होगा तो निश्चित तौर पे एनर्जी हमें क्या होगी, ऑब्टेन होगी, या हम कहें एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी। बात समझ में आई। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो मैंने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, it emits energy in the form of heat and light. When semiconductor material is silicon or germanium, then it emits energy in the form of heat. अगर मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम के से बना हुआ है तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रेडिएट करता है, और अगर वो गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ है तो वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में इमिट करेगा। और यही कॉन्सेप्ट और यही मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं एलईडी को बनाने में, जो कि आज हमारे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देता है विथ लो पावर कंजम्पशन से, है ना। एलईडी देखो ना, एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट, हर जगह एलईडी का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो वो एलईडी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड का यूज करके बनाया जाता है, और उसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो रिकॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगता है। मींस हमें उसमें मटेरियल में जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है उन्हें कहाँ लाना होता है, वैलेंस बैंड में, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, तो फिर वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, और अगर गैलियम आर्सेनाइड है तो हमें वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में मिलेगी। तो हम लोग सीखेंगे एलईडी में, ठीक है ना, जब हम एलईडी पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे कि कैसे हमें लाइट के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है। फिलहाल उसका कॉन्सेप्ट मैं तुमको अभी बता दिया हूँ, ठीक। चलो, इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो ये चीज मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ नोट्स। यहाँ देखो, थोड़ा सा बाद में है अभी, काफी बाद में है, यहाँ पे है, ये यहाँ है देखो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इन दोनों को पढ़ लेना तुम लोग, और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है तुमको। अब जरा आते हैं शुरू से नोट्स पे। एनर्जी बैंड डायग्राम तो कंप्लीट हो गया था, अब बारी है मोबिलिटी की, ठीक। तो मोबिलिटी को समझते हैं। मोबिलिटी बेसिकली किसी भी पार्टिकल की मूव करने की टेंडेंसी होती है। कोई भी पार्टिकल कितना मूव करने की टेंडेंसी रखता है, दैट इज नोन एज मोबिलिटी, ठीक। अब सपोज हमारे पास कोई मटेरियल है, वो कुछ भी हो सकता है, कंडक्टिंग मटेरियल या सेमीकंडक्टर, कुछ भी हो सकता है, और उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ऐसे, और हमें इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जिससे कि हमें करंट ऑब्टेन हो। तो हमें क्या करना होता है कि एक एक्सटर्नल बैटरी, एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना होता है, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल बैटरी से, भाई एक्सटर्नल बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें प्रोवाइड कराता है, हमें नहीं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे, या इस मटेरियल के पूरे लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है। भाई सब बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। मीन्स डीवी बाई डी एक्स का मतलब हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये सब पढ़े हो कि नहीं तुम लोग में इलेक्ट्रिकल में, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब दूरी के रेस्पेक्ट में वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है। तो वोल्टेज का चेंजिंग मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जहां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, उसके क्रॉस
क्या प्रोवाइड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होगा। तो अगर तुम इस पूरे लेंथ के दौरान, इस पूरे लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, तो इस पूरे मटेरियल पे, इस पूरे लेंथ पे क्या प्रोवाइड हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा भाई? तो जिधर पोटेंशियल घटेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है, तो हमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे फोर्स अप्लाई होगा, और जब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे विथ अ वेलोसिटी दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी भी पार्टिकल को फोर्स अप्लाई करके मूव कराने से उसके अंदर जो वेलोसिटी का अचीवमेंट होता है, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसा समझ में? मैंने तुमको धक्का मार के बाहर कर दिया, तो धक्का मारने के बाद जो तुम्हारे अंदर वेलोसिटी अचीव हुई, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट शब्द का मतलब ही यही होना, फोर्सफुली। अगर हम कहीं फोर्सफुली किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, तो उसको जो एनर्जी मिल रही है, सॉरी, जो इस वेलोसिटी गेन कर रहा है, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी जितना हम फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे। भाई कस के धक्का मारोगे तो ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगा। ऐसा समझ में? और फोर्स कहां से मिल रहा है? चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहां से मिल रहा है? तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई होगा, और जितना ज्यादा पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई होगा, उसके अंदर वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। That's why we can say that drift velocity of any charged particle is directly proportional to applied electric field. क्या हम कह सकते हैं? बात समझ में आई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, जब इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे, एंड दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय म्यू, एंड म्यू इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है? अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो वो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर वो पार्टिकल होल है, तो मोबिलिटी ऑफ होल हो जाएगा। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या आ गई? वी डी बाई ई, ठीक है? तो मैथमेटिकली हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी, मैथमेटिकली हम मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या होगी भाई? इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या, सॉरी, मोबिलिटी की यूनिट क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, ठीक है? तो ये, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर मीटर ही तो होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन इंटू सेकेंड। कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, न्यूटन पर मीटर नहीं, वोल्ट पर मीटर होता है। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ये वोल्ट पर मीटर होता है, सॉरी, ये वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ भी न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। न्यूटन पर कुलाम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कुलाम होती है या वोल्ट पर मीटर होती है। यहाँ पे देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड dv बाई डी एक्स, इसकी यूनिट क्या हो गई? वोल्ट, और dx की यूनिट क्या हो गई? मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं F बाई क्यू, तो उसकी यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन पर कुलाम।
तो हम ये वाला यूनिट नहीं यूज करेंगे, हम ये यूनिट यूज करते हैं। तो मोबिलिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आई। अब चूंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल में दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल हैं जो करंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भाई एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि कंडक्टर में जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो आपने देखा कि सेमीकंडक्टर में एक नया चार्ज कैरियर आ गया, नया चार्ज पार्टिकल आ गया, और उसका नाम है होल। इसलिए, और मैंने आपको बताया कि होल भी मूव करता है पूरे मटेरियल के अंदर, इसलिए होल की वजह से भी करंट कंट्रीब्यूट होगा। किस तरह से होल मूव करेगा ये मैं आपको होल थ्योरी में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल इन सेमीकंडक्टर, कंडक्शन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। ठीक है, दो तरह के चार्ज पार्टिकल के साथ वजह से कंडक्शन सेमीकंडक्टर में होता है और कंडक्टर में होता है। तो ये पॉइंट समझ में आया। कंडक्टर में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होता है।